नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप पटेल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जब महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तब वहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएसटीवी के वरिष्ठ पत्रकार एवं अनिल भाई पटेल। अनिल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जब दिलीप हम भाई। आपको बुलाते हैं तब आप आते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, आप मुझे बुलाते हो और मौका देते हो आपके दर्शकों से बात करने के लिए। तो अनिल जी, महाराष्ट्र चुनाव में क्या अजीत पवार भाजपा को हराने के लिए विविध प्रकार के विवाद कर रहे हैं? अब दिलीप भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये समझने वाली बात होगी। एक छोटा व्यक्ति भी होगा वो समझ जाएगा कि जब चुनाव अपने मध्य दौर में है, एक चरण का चुनाव हो चुका है झारखंड में, और 20 तारीख को, यानी आप कम से कम 18 तारीख तक प्रचार कर पाएंगे, और आज 14 तारीख हो गई है, 14 या 15 तारीख आप समझिए, और आपके पास 4-5 दिन बचे हुए हैं। और उसमें अजीत पवार अलग अलग मीडिया को ये इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 2019 में जो सरकार गिराई जानी थी उसमें शरद पवार थे, अमित शाह थे, उसमें जो सबसे बड़ी बात अदानी थे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उद्योगपति हैं या धन्ना सेठ हैं वो नहीं पैसे देते रहे पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन वो इस तरह से कोई भी सरकार गिराने में या कोई भी सरकार गिरे उसके लिए षड्यंत्र रचने में, उसके लिए या तो सहायता दें या तो सुविधा मुहैया कराएं या उस मीटिंग में रहें, ये कभी नहीं हुआ। मतलब साफ है कि यहाँ पर पूरा षड्यंत्र, चाहे वो महाराष्ट्र का षड्यंत्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश क्यों ना हो, ये सब में जो चीजें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं अदानी शामिल थे। कांग्रेस जो है बरसों से ये आरोप लगाती रही। अब ये बात धीरे धीरे सामने लोगों के आने लगी है कि जो बात कांग्रेस या जो बात राहुल गांधी कहते रहे हैं कि भाजपा यानी अदानी, अदानी यानी भाजपा, भाजपा यानी मोदी, मोदी यानी अदानी, ये ट्रायंगल को आपको समझना पड़ेगा। और यही बात जो है मैं आपको बताऊं जो अब सही साबित होती दिख रही है। कारण साफ है कि अदानी को भी पता है कि अगर कांग्रेस आती है तो जो उनका रसूख है, या यूं कहें कि जो सही गलत उनको टेंडर मिलते हैं, टेंडर के लिए नियम बदले जाते हैं, उनके सुविधा अनुसार विदेशों में जो बैंक उनको लोन देते हैं, ये सब चीजें उतनी सरल नहीं रह जाएंगी। अदानी जहां हाथ रख देंगे कि हमको ये चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार उनको देती है, कुछ भी करके देती है। चाहे वो गुट्टा का वहां पर पावर प्लांट लगाने की बात हो, चाहे धारावी की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे हंसदेव अरण्य की बात हो, कोई ऐसी चीज, हर चीज में अदानी को सुविधा कैसे दिया जाए उसका ख्याल नरेंद्र मोदी सरकार रखती है। और शायद इसलिए देखिए, कुछ समय पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए, वो लिखते थे कि हमारे देश में 2 वे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब अदानी और अंबानी के कारण जो दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। मतलब दिलीप भाई, आप समझिए कि हमारे देश में जो ग्रोथ रुक रही है, हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां नहीं आ रही, उनको लगता है कि सरकार केवल अदानी और अंबानी के लिए काम करती है। ये सरकार जो है केवल और केवल उन लोगों के लिए काम करती है, उनके लिए नियम बनाती है, तो बाकी जो उद्योगपति हैं उनको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। अब ये बात कह के सीधे तौर पे अजीत दादा पवार ने विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि अजीत दादा पवार अलग अलग चैनलों को अलग अलग तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर कह रहे हैं कि अदानी इसमें शामिल है। अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि अजीत दादा पवार अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, उनकी न तो शिंदे साहब से बन रही है, न तो उनकी जो है बीजेपी में किसी से बन रही है। वो बोलते हैं कि जूतम पैजार हुआ जा रहा है, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं अंदर ही अंदर। इसलिए क्या भविष्य होगा हो पता नहीं, और मुझे लग रहा है ये सब बोल के अभी से वो महाविकास अघाड़ी की तरफ जाने के लिए अपना जो रास्ता है वो साफ करते दिखाई दे रहे हैं। तो अनिल जी, दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाकर आरएसएस का खेल फेल करने जा रही है, और कैसे? आइए देखते हैं हम। नमस्कार। कैसे भैया? प्रॉब्लम आ गई। आप
वहां आना था मुझे, बट वो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जहाज में वापस आना पड़ा दिल्ली। सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं आप आ नहीं पाया वहाँ। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपसे तो हम मिलना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हज़ार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने MSP का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई MSP से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। होता नहीं है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है, और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया, कर्ज के कारण किया? कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है अब 3-3.5 लाख का वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्जा फेरना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब नहीं। लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। इन्होंने सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी, मगर तब वहां से पलटी है। कर्ज झालं 1 लाख रुपये, म्हणून मग मी टेन्शन मध्ये ते काम करून टाकलं। किसान अपनी खुद की फसल खुद जला देने तक का जो दुख है, वो दुख उनका है, और फसल को दाम नहीं, और काफी डिस्टर्ब है किसान होने के नाते। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। आज इन्होंने झंडे बांटे, घर घर तिरंगा मिशन चलाया है। वो सब चाइना से झंडे बुलाए, घर पे लगाए, और घर के कपास के झंडे, अपने कपास चढ़ रहा है घर में, जो 6,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये झंडे बनाते बांटते थे तो भी 14-15 हजार रुपए कपास को भाव रहता था। इनकी नीति अलग है, बोलने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, इसीलिए हम काश्तकार सब परेशान है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक वायदा किया है 3,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का। बहुत अच्छा निर्णय ले लिया। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपके निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट, ये हार बना के लाया था कॉटन का आपके लिए। सर आपके लिए कॉटन का हार लाया था सर। धन्यवाद। तो अनिल जी, ये देखकर आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? दिलीप जी, हाँ जी, आपके इसमें 2 सवाल हैं। हाँ जी। ना, एक सवाल ये कि क्या आरएसएस का खेल है फेल करने जा रहे हैं, और ये जो वीडियो आपने दिखाया अपने दर्शकों से, ये पूरा वीडियो जो है वो राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर भी है और उनके यूट्यूब पर भी है। लेकिन अच्छा किया आपने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि राहुल गांधी किस तरह किसानों से बात कर रहे हैं, किस तरह वो कपास के किसानों से बात कर रहे हैं, किस तरह वो जो वहाँ सोयाबीन होता है उसके किसानों से बात कर रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं। इस पूरे वीडियो में क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि शहरों में कितनी भी ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करे बीजेपी, कितना भी हिंदू मुस्लिम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब वो अपनी लाल किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी और समूची आरएसएस जो है वो संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, चाहे वो जातिगत जनगणना को मना करने की बात हो, चाहे एसटी एससी ओबीसी को इनके हिस्सा देने की बात हो, उनकी जातिगत जनगणना और उनका जब
पूरा तरीके से जब जनगणना हो जाएगी तो उनको कैसे लाभ दिया जाए, कैसे उनके लिए योजनाएं बनाई जाएं, कैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके उत्थान किया जाए, इसमें न तो आरएसएस को सीधे तौर पर रस है, न तो नरेंद्र मोदी, न तो सरकार को। जब भी राहुल गांधी बात करते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तब आरएसएस सीधे ये सिगुफा छोड़ देती है, बटेंगे तो कटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे। और दूसरा सीधे तौर पे वो लोग कहते हैं कि एक है तो सेफ हैं। सीधे तौर पे जब सबका साथ सबका विकास की बात कहते थे 2019 से 2024 तक, उसमें वो सफल नहीं हो, क्योंकि बीजेपी की जो वो उस तरह की है जो जिसके जो दांत हैं वो खाने के कोई और दिखाने के कोई और होते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने बताया कि एक है तो सेफ है, बराबर। तो आज का कहीं ऐसा मुद्दा इसमें आज पेपर में आया है, गुजरात समाचार में मैंने पढ़ा था कि एक है तो वहाँ से रुक गया था, फिर लास्ट में बोला था सेफ है, एक अनसेफ है। जो आपने कहा वो बात कही, गुजरात में अहमदाबाद में भोपाल में एक युवक की हत्या होती है। हत्या में जब पुलिस जांच करती है, क्राइम ब्रांच उसमें लगती है, तब पता चलता है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल था। हाँ जी, हाँ जी। वो पुलिस कांस्टेबल जो सस्पेंडेड था, जिसको आरोप था, और उस बंदे ने कोई उनका साथी जो गाड़ी चला रहा था, वो बंदा एक युवक 22 साल का लड़का, मेरठ का परिवार, प्रियांश नाम उसका, वो प्रियांक जैन, वो बच्चा खाली इतना बोलता है कि भाई आप गाड़ी जरा ठीक से चलाइए, और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है और वो पुलिस वाला निकलता है। क्या आपने जो कहा वो उसी तरह की बात है कि गुजरात इनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन ये बोलेंगे कि हम महाराष्ट्र में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल में जो बात हम लोग मूल बात पर थे, आरएसएस वहाँ रणनीति घड़ रही है। आरएसएस एक हैं तो सेफ हैं, हिंदुत्व और उनका हिंदुत्व जागरण मंच गली गली जाके पूरा प्रचार हिंदुत्व की कर रहा है। नरेंद्र मोदी के आने से फायदा क्या हुआ, नरेंद्र मोदी हैं तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने वो किया, हिंदू हृदय सम्राट, और ये सब बातें वो कर रहे हैं। हिंदुत्व कैसे सेफ रहेगा, कैसे इस मुस्लिमों को टारगेट या उनको बहाना बताया जा रहा है, कैसे गलत तरीके से जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये वीडियो है वो उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसानों की नब्ज वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह किसानों को दिक्कतें हैं, किस तरह किसानों जो वो उस क्षेत्र में आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विदर्भ और पूरा जो मराठवाड़ा है वो पूरा एरिया जो है, और साथ ही अमरावती से लेकर आप पूरा देखिए किसानों वाला वो एरिया है। यहाँ पर किसान किस तरह परेशान हैं, किस तरह वो बेच नहीं पा रहे, उनको योग्य उनको दाम नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं। और पूरा अगर मैं आपको विदर्भ की बात करूं, कोंकण की बात करूं, और पूरा जो मराठवाड़ा की बात करूं, वहाँ किसान काफ़ी परेशान है। और ये बात समझ में नहीं आ रही है नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, वो ध्रुवीकरण के हिसाब से जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से किसान की बेसिक नीड में बेसिक जरूरियात जो बात होती है कि आपको हम एमएसपी देंगे, एमएसपी की बात तो कहीं हो नहीं रही है। पूरे इलेक्शन में देखिए इतनी बात हो रही है कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, लेकिन भैया सवाल ये है कि अगर आपको एमएसपी की गारंटी देंगे तो आपको फ्री बिजली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय आप कहते थे कि हम फ्री में कुछ नहीं देंगे, फ्री बिजली देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, तो अब आप पर सवाल उठता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं, वो कल उठ के वो भूल जाते हैं, वो उनको चाहे तो वो बीमारी हो, एमनेजिया कहते हैं इसको मेडिकल टर्म में, एमनेजिया है, अपनी ही बातें कहे हुए वो भूल जाते हैं। क्या कहा था आप पूछेंगे ना उनको, अरे ऐसा कहा था, नहीं यार ऐसा मैंने नहीं कहा था, मतलब वो भूलने की उनको बीमारी है। और एक बात को लेकिन राहुल गांधी जो बेसिक काम कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं, मन टटोलने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह वीडियो डाल रहे हैं वो वीडियो आप देखिए उनको लाखों में लाइक मिल रही है। नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे, उनके भाषणों को देखेंगे, उनके सामने सोशल मीडिया में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को देखेंगे तो उनको बम्पर, उनको जो समर्थन वो मिल रहा है, लोग देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जो एक तो किताब के माध्यम से, दूसरा जो जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जो पूरा षड्यंत्र है आरएसएस का ध्रुवीकरण का लेकर। और देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि आरएसएस की शुरुआत कहां से हुई थी, तो महाराष्ट्र नागपुर से। लेकिन
वो अभी भी खाली 27-28% लोग ही वहां जो कट्टरता को लेकर, हिंदुत्व को लेकर मत देते हैं, सब लोग नहीं देते हैं। गुजरात में हो सकता है कि सब लोग दे रहे हों, मध्य प्रदेश में हो सकता है कि सब लोग दे रहे हों, आप उत्तर प्रदेश भी चले जाइए, आप बिहार भी चले जाइए, आप हरियाणा भी चले जाइए, समझ लीजिए, आप राजस्थान भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए, लेकिन खुद महाराष्ट्र में उनका प्रयोग जो है वो विफल हो गया। क्यों? वहां पर ज्योतिबा फूले हैं, वहां पे संभाजी राजे हैं, वहां पर शिवाजी हैं, जो तुकाराम संत, उनकी जो प्रणाली चली आ रही है, जो कहते हैं कि हम सद्भावना वाली बात, शांति वाली बात, वो बहुत बड़ी चीज है और लोगों ने उसको आत्मसात किया है वहां के लोगों ने, इसलिए इनकी बातों में हम आते नहीं। और शायद अजीत दादा पवार ने भी ये बात कही थी, आपको ख्याल हो, कि एक है तो ये बटेंगे कटेंगे हमारे यहाँ चलता नहीं है। इसलिए जो पूरा इनका आयोजन है उसको राहुल गांधी की एक लाल किताब और एक वीडियो के माध्यम से पूरा धरातल में साफ कर देते हैं। इनका लाडली बहना योजना वहां फेल हो जाता है, क्योंकि लोग नैरेटिव में अपने हिसाब से उसको अपने आप को समझते हैं कि हाँ इसमें हमारा भला, एक बार हमको लाडली बहना योजना में पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या, वो अपना भविष्य देखते हैं। वो देखते हैं कि हमारा उद्योग, हमारी खेती, हमारा सब कुछ, हमारा पैसा गुजरात शिफ्ट हो रहा है। इकोनॉमिक जो हब हम बनाने वाली बात हम करते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमिक हब की, वो सीधे तौर पर गुजरात शिफ्ट हो रहा है। तो हमको क्या फायदा, मेरे किसान को क्या फायदा, मेरे जवान को क्या फायदा, मेरे ST-SCOB को क्या फायदा, वो सब वहां देखते हैं। और इसलिए ये जो प्रचार अभियान है, शांत प्रचार है, ना कोई कोलाहल है, लोगों से मिलना, वीडियो बनाना और बातें करना, और उनका प्रश्न जो है रियल में लोगों के सामने लाना। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी तो अकेले ये मेहनत कर रहे हैं, साथ में यहाँ उद्धव ठाकरे, और अलग तरीके से आप देखिए तो शरद पवार पर अपने हिसाब से खूब मेहनत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो इस तरह से बातें कर, आप रात को 11 बजे चले जाइए, जहां भी वो प्रचार करने जाती हैं इतनी भीड़ होती है, उसके सामने मोदी साहब का देखिए आप, या PM मोदी में देखिए, कुर्सियां खाली रहती हैं। मतलब राहुल गांधी और जो MVA का प्रचार है वो इफेक्टिव साबित हो रहा है। हाँ, आप मशीन निकाल दीजिए और इलेक्शन कमीशन को आप बाहर कर दीजिए, तो यहां पर आपको लगेगा कि इफेक्टिव तरीके से जो महाविकास आघाड़ी है वो मेहनत करती दिखाई दे रही है। अनिल जी, अगला सवाल, क्या अदानी महाराष्ट्र चुनाव में खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो उसका फायदा और नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, शरद पवार ने एक किसी बड़े पत्रकार को कहा था कि गुजरात के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कंटेनर भर के पैसे भेजेंगे और उसका हम जो काउंटर नहीं कर पाएंगे। वो गुजरात में एक ही है सर जो इतना बड़ा रुपया कंटेनर भर के भेज सकता है, जिसके पोर्ट पर 3000 करोड़ का ड्रग्स आ सकता है। अब आप समझते ही हैं, मैं कहने की जरूरत नहीं है उनका नाम। उतना बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ सकता है हजारों करोड़ का, और वही जो कंटेनर भर के पैसा भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों, सवाल उठता है ना मन में, आपके हमारे मन में, कि भाई क्यों? तो उनके खुद के हित वहां जुड़े हुए हैं। जहां देखे, चाहे झारखंड में चले जाइए तो वहां पर उनके हित जुड़े हुए हैं कि गोटा जो पावर प्लांट है, जहां से वो पहले बंगाल को देने वाले, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को देने वाले थे, अब देश में ही बिजली बेचेंगे। प्रदूषण वहां के आदिवासी सहेंगे, पैसा कमाएंगे जो है वो अदानी और बीजेपी इसलिए क्योंकि चंदा तो देते ही होंगे, तभी ये बात है। सवाल ये है कि जिस तरह से अदानी को हर चीज, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, देश का कोई कोना बाकी नहीं होगा। अब देखिए, देश का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं होगा जिसके अंदर अदानी को कोई ना कोई काम न दिया जा रहा हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अदानी को जो निशान बनाते हैं, या यूं कहें कि वो जो कहते हैं कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फेवर मत करिए, लेकिन सभी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। हाल ही में हमारे पास जब ये चीजें आई हैं सब, कि अदानी को लेकर किस तरह तीखे प्रहार हो रहे हैं, अदानी को लेकर किस तरह अदानी मीटिंगों में, पॉलिटिकल मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अमेरिका में भी ये सब चीजें होती हैं दिलीप भाई। देखिए, एलन मस्क को बनाया है, भारतीय मूल के एक व्यक्ति को भी उनको जो है वहां उन्होंने अपना जो डॉग मजाक में आज एलन मस्क ने किया था कि जो डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये डॉग करके उसने एलन मस्क ने किया, उसके हम मंत्री होंगे। तो बीजेपी को चाहिए या नरेंद्र मोदी को चाहिए
कि जितने भी इनके उद्योगपति हैं उनके लिए एक अलग से मंत्रालय बना दे और उनको उसमें मंत्री बना दें, ताकि वो अपने हिसाब से जो जनता है उसको लूट सकें, महंगाई बढ़ा सकें, देश का संसाधन लूट सकें और भाग बटाई कर सकें, जिससे सीधे तौर पर आरोप न तो नरेंद्र मोदी पर लगेगा, न तो अमित शाह पर लगेगा, न तो किसी पर नहीं लगेगा, भैया तो ऑफिशियल है। लेकिन ये तो ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब आप बात करेंगे कि देश के अंतिम व्यक्ति को लाभ देना है, आप बात करेंगे कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देनी है, आप बात करेंगे महिलाओं को हम पैसा देंगे, आप बात करेंगे हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आप बोलोगे कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आप बोलोगे हम अच्छी तरह परीक्षा करा रहे हैं। लेकिन आप यूपी में जाके चले जाइए तो यूपी में जो बच्चे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा है। आप कहेंगे कि महिला सुरक्षित है तो पता चलेगा कि विनेश फोगाट वाला पूरा कांड। आप कहेंगे कि बलात्कार देखिए तो आप गुजरात में देख लेंगे तो लाइन से पिछले 20-25 दिन में ही कितने सारे बलात्कार, उसमें बीजेपी के लोग आपको मिल जाएंगे। आप बात करेंगे देश सुरक्षित हाथों में है, बाद में बोलेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब आप जो बातें करते हैं उसका और आपके क्रियाकर्म में यानी एग्जीक्यूशन में जमीन आसमान का अंतर है। लोगों को आप केवल भ्रमित करते हैं, लोगों को जो आप केवल मूर्ख बनाते हैं, लोगों को आप केवल 15 लाख की बात करते थे कि 15 लाख हर के खाते में आएंगे और आज आपने उनको 5 किलो अनाज पर उनको मोहताज कर दिया है। नौकरी नहीं मिल रही है, 150 रुपया किलो जो है वो गोभी मिल रही है, 60 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं, 60, 70, 80 रुपए प्याज मिल रहे हैं। सामान्य नीड्स जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों को मिल नहीं रही हैं। महंगाई सबसे अभी ऊंचाई पर है, टॉप पर है, उसकी आपको चिंता नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि बटेंगे कि कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अदानी को लाभ कराना है। आपको पता है अगर आप हार गए तो मतलब ये अदानी भी हार जाएंगे और अदानी हमको तो लगता है देश छोड़ के चले जाएंगे। आपको पता होगा जब चुनाव के परिणाम लोकसभा के आने वाले थे तब अदानी जो है देश में नहीं थे, वो विदेश में थे। जब इनका शपथ विधि हुआ तब वो आए। लोग कहते थे हो सकता है कि अगर परिणाम विपरीत आए तो अदानी जो है गुजरात भी छोड़ सकते हैं, देश भी छोड़ सकते हैं और बहुत सारे जो उनके चंटे बंटे जो हैं वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात फोकस यही कर रहे हैं कि यही कुल मिला के बात है कि अदानी जो हैं वो बीजेपी हैं और बीजेपी जो अदानी है। नरेंद्र मोदी के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते थे ना कि मैं वानरों में हनुमान हूँ, मैं नर में अर्जुन हूँ, मैं वृक्ष में पीपल हूँ। इसी तरह यहाँ नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं उद्योगपतियों में अदानी हूँ, चुनाव आयोग में मैं राजीव कुमार हूँ, मैं ईडी में मैं एजेंसियों में ईडी हूँ, ये बोलते हैं। राज्य में मैं गुजरात हूँ। उसी तरह से अदानी साहब भी ऐसे ही हैं कि मैं अदानी हूँ, चाहे जंगल चले जाओ तो वो भी मेरा, नदी ले लो तो वो भी मेरा, जमीन ले लो तो वो भी मेरा, जहाज भी मेरा, पानी भी मेरा, आकाश भी मेरा और ये जो आप बिजली का यूज कर रहे हैं वो भी मेरा, सब कुछ मेरा। और नरेंद्र मोदी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। सवाल यही है कि अगर अदानी कल उठ के खुदा ना खास्ता बीजेपी हार जाए, मैं नहीं कर रहा हूँ, वहां की जनता को निर्णय करना, उनको जिताना है हराना है, वो उनके विवेक बुद्धि पर है दिलीप भाई। लेकिन सवाल ये है कल होता है तो क्या होगा बड़ा उलटफेर? क्या आप महाराष्ट्र जीतने के लिए वो सब चीज करेंगे जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, या वो सब चीज करने का प्रयत्न करेंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ? यानी वो सोचने वाली होगी, वो महाराष्ट्र की जनता को सोचना है। अनिल जी, आज का आखिरी प्रश्न, अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार का फोटो या वीडियो उपयोग नहीं करने की सलाह दी है, देखिए तो गाइडलाइन उससे दी है। क्या फर्क? देखो केस चल रहा था इसके अंदर दिलीप भाई, यही केस चल रहा था कि जो उनका चीजें हैं, शरद पवार की जो घड़ी, जो उनका उनकी बेसिक चीज, जो उनका सिंबल था, पहले तो उसको उपयोग कौन करेगा उसको लेकर आया। बाद में पता चला कि वो उपयोग अजित पवार कर सकते हैं, लेकिन उनको लिखना पड़ेगा कि भी ये विवादित है। लेकिन उनके जो एमएलएस हैं वो क्योंकि उनको लगता था कि शरद पवार तो मुख्य हमारे चेहरे हैं, उन्हीं के आधार पर हमको जाना पड़ेगा। अब शरद पवार की अलग पार्टी है, उनका अलग चुनाव चिन्ह है, उसी का भ्रम का लाभ लेके ये उसका उपयोग करना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं, पोस्ट इलेक्शन यानी इलेक्शन के बाद आप देख के चलिए, मान के चलिए, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी नहीं आती है तो चाहे शिंदे हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, चाहे अजित दादा पवार क्यों ना हो, वो एमवीए की तरफ यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ कहीं न कहीं खसकते नजर आएंगे।
वो नहीं जाएंगे तो उनके एमएलए हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न जो उनके मन से आए। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कभी कभार कहते हैं कि जंगल में जब आग लगती है तो वो तो गिने जाते ही हैं जो सही में जले हैं, और लेकिन वो भी गिने जाते हैं जो कट चुके होते हैं, कौभांड में वो सब चीजें जो चल जाती हैं। कुल मिला के सवाल यही है कि क्या अजीत दादा पवार नाराज हैं, क्योंकि इससे तो उनकी मुश्किल बढ़ेगी और शरद पवार का कोई भी चीज उपयोग कर पाएंगे नहीं। दूसरा, क्या शिंदे जो गुट है वो नहीं चाहता है कि अजीत दादा पवार अच्छे जीतें, या क्या जो शिंदे जूथ है वो नहीं चाहता कि बीजेपी की सारी सीटें आएँ? तो जो महायुति के अंदर मैं आपको बात करूं तो सबका अपना अपना खुद का एडजस्टमेंट है। बीजेपी सबसे ज्यादा लगभग 165-67 सीटों पे लड़ रही है, 100 तो 152, लेकिन 15-17 सीटें वो अपने सहयोगी पे लड़ रही है। सवाल यही है कि जब अजीत दादा पवार नवाब मलिक को टिकट देते हैं तब बीजेपी कहती है कि वो जो है वो दाऊद का आदमी है, दाऊद से उसका कनेक्शन है, लेकिन उसकी बेटी के लिए ये कहते हैं वो लोग कि सना मलिक जो है उसका प्रचार हम करेंगे। तो यार ये कैसा आपका मतलब गठबंधन है? एक बात आप लिख लीजिए कि इन महायुति में एक दूसरे का वोट शिफ्ट होने वाला नहीं है। सामने महाविकास अघाड़ी है, उसका वोट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी शिफ्ट हुआ था, और 2024 का जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें भी शिफ्ट होगा, ऐसा जो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो जो ये मानते हैं। यानी चारों तरफ से रणनीति तो बन रही है, लेकिन रणनीति को सफल करना या विफल करना वहाँ के मतदाता पर निर्भर करता है। तो ये थे अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को ये राष्ट्र मुद्दों पर जो चर्चा करते हैं उसके लिए। और दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दिलीप भाई। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।